हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम वही अपनी साइंस की सीरीज कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। उसमें मैंने आपको बताया था वो एज अ फ्रेंड भी बिहेव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए, और एज अ एनिमी भी, शत्रु की तरह, दुश्मन की तरह। तो अभी तो हम उनके जो हमारे लिए उपयोगी हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने हाउस होल्ड यूज़ पढ़ा था उनका, कि घर में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कर्ड बनाने में होता है ना। और जैसे हमने कमर्शियल यूजेस भी पढ़े थे, तो कमर्शियल में एल्कोहल बनाने में होता है उनका यूज़। और फिर हम अब जो थर्ड हमारा पॉइंट वो हम डिस्कस करते हैं मेडिसिनल यूजेस में। कहाँ पे होता है? मेडिसिनल यूजेस, दवाइयाँ बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल दो या फिर माइक्रोब्स बोल दो, एक ही बात होती है। माइक्रोब्स भी कह सकते हो आप और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हो। माइक्रोब्स, क्लियर? अच्छा, ये जो है ना मेडिसिनल यूज, मतलब ये दवाई बनाने में काम आते हैं। इनसे एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं और वैक्सीन बनाई जाती हैं। तो पहले हम एंटीबायोटिक को डिस्कस कर लेते हैं। एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं इनसे। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं, विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, स्पेशली वो बैक्टीरिया या फंगी से बनाई जाती हैं। कौन से वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं? ये बनाई जाती हैं बैक्टीरिया से और फंगी से। इन दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेनली ये बनाई जाती हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये जो एंटीबायोटिक होती है ना, जो हमारी बॉडी में जिन्होंने डिसीज कॉज करी है, ये एंटीबायोटिक क्या करती हैं? उनको, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती हैं। किल और स्टॉप, या तो उनको मार देती हैं, किल और स्टॉप द ग्रोथ, या उनकी ग्रोथ को क्या कर देती हैं? रोक देती हैं। किल और स्टॉप द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारे अंदर डिसीज पैदा हुई है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो देखो, हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारी हो रही है, डिसीज हो रही है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होती है। और जो दवाइयाँ बन रही हैं उन्हें मारने के लिए और उनको रोकने के लिए, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही है। तो यहाँ पता चला ना आपको कि एक तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी में बीमारी पैदा कर रहे हैं, ठीक है, और एक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए दवाई बना रहे हैं। तो हो गया ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दोनों तरीके से यूज, एज अ फ्रेंड भी, एज अ फो भी। समझ आया आपको? अच्छा, एंटीबायोटिक मेनली इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जांपल है जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पहली, सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन। समझ आ गया? इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 1928 में। डिस्कवरी कब हुई थी इसकी? 1928 में हुई थी। और किसने करी थी इसकी डिस्कवरी? बताइए मुझे जल्दी से। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1929 भी आप मेंशन कर सकते हो, कहीं कहीं 1928 भी मेंशन है। ठीक है, तो पेनिसिलिन ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ये पहली एंटीबायोटिक है जो किसने डिस्कवर करी थी? ये करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अच्छा, और भी काफी सारी हैं, ये तो एक ही है पेनिसिलिन तो, ठीक है, और भी है जैसे इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी सब एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल है। अब जो ये एंटीबायोटिक्स है ना, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इनका यूज केवल तभी करना चाहिए तब किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया हो, जब किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की आपने एडवाइस ली हो। इनका अननेसेसरीली यूज नहीं करना चाहिए, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए बेमतलब में ही, क्योंकि फिर जो इनका जो इफेक्ट होता है ना हमारी बॉडी के लिए वो खत्म हो जाता है, ये लेस इफेक्टिव हो जाते हैं हमारी बॉडी के लिए। क्लियर है? तो इनका ज्यादा भी यूज नहीं करना चाहिए। इनका यूज सिर्फ जब ज्यादा ही आपको प्रॉब्लम हो, केवल तभी करना चाहिए। और ये जो होते हैं, ये अगर डॉक्टर ने आपको जितने दिन का आपको कोर्स लिख के दिया है कि आपको इतने दिन ये दवाइयाँ लेनी है,
5 दिन का, 6 दिन का, तो पूरा कोर्स प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर, जो डॉक्टर ने आपको मेंशन करके दिया, पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करना होगा। क्लियर है? और ये कैसे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं, कुछ मैंने बताया, बैक्टीरिया और फंगी, मेनली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ग्रो किया जाता है, ठीक है, उनसे ये एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये ह्यूमन बीइंग के लिए भी लाभकारी होते हैं, क्योंकि हमारे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, बैक्टीरिया से कोई दिक्कत हो रही है हमें, बैक्टीरिया ने कोई हमारे बॉडी के अंदर डिसीज कॉज करी है ना, या फिर फंगी ने कोई डिसीज कॉज करी है, तो वहाँ ये हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अगर वायरस की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे कोल्ड हुआ है, ठीक है, या फ्लू हुआ है, तो उस टाइम पे ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये नहीं यूज में आते, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, वहाँ ये लेस इफेक्टिव हो जाते हैं। समझ आ गया? तो ये बस उनमें ही काम करते हैं जो बीमारियां बैक्टीरिया और फंगी की वजह से हमारी बॉडी में हुई हैं। अगर वायरस की वजह से हुई है, कोल्ड हुआ है, फ्लू हुआ है, तो वहाँ इनका इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक बनते किससे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रो किया जाता है। ये ह्यूमन बीइंग के लिए लाभकारी होते हैं, उनको ये डिसीज से बचाते हैं। और ये जो लाइव स्टॉक होता है, लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुधन, लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? पशुधन। जो पशु होते हैं उनके चारे में इनको मिला दिया जाता है, जो उनका फीड होता है, खाना। ठीक है, पोल्ट्री जो मुर्गी फार्म होता है उनके फीड में इनको मिला दिया जाता है, चेक करने के लिए कि इनको माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है ना इन दवाइयों से, जो एंटीबायोटिक बनाई गई हैं उसे चेक करने के लिए कि उनके चारे में मिला दिया जाता है कि अगर पशुओं को, मुर्गियों को अगर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है ना, और जब उनको कोई डिसीज होती है तो उन्हें भी उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं। अगर प्लांट में डिसीज हो जाती है, अगर पौधों में कोई रोग हो जाता है, तो जैसे साइट्रस कैंकर, नींबू में रोग हो गया, रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, तो ये सब इन जो जैसे वो आपका साइट्रस कैंकर है वो होता है मेनली बैक्टीरिया से, ठीक है, तो वहाँ पे भी एंटीबायोटिक्स यूज करे जाते हैं। तो प्लांट के लिए भी यूजफुल होते हैं ये एंटीबायोटिक्स, ह्यूमन बींग्स के लिए भी होते हैं, और ये पशुओं के लिए भी होते हैं। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गई एंटीबायोटिक्स। अब आता है आपका वैक्सीन। जो मेडिसिन होती हैं, आपने सुना है ना, पोलियो की दवाई है ना, और आपको जैसे छोटे छोटे बच्चों को टीके लगते रहते हैं, वैक्सीनेशन होता रहता है 1 महीने में, 1.5 महीने में, 6 महीने में, ऐसे 5 साल में, इस तरीके से अलग अलग टाइम पे उनका वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, तो जो वैक्सीनेशन होता है, वो जो वैक्सीन जो बनती है, जो वैक्सीन बनती है वो भी किससे बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। वैक्सीन भी किससे बनते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। जो एंटीबायोटिक्स है, जो दवाई है, मैंने अभी पढ़ाया आपको थोड़ी देर पहले, वो तो जो डॉक्टर हमें दवाई देते हैं ना खाने के लिए, कैप्सूल देते हैं या फिर इंजेक्शन लगाते हैं, है ना, या टैबलेट्स देते हैं, तो एंटीबायोटिक तो उनकी फॉर्म में आती है, कैप्सूल की फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में, या इंजेक्शन की फॉर्म में। वैक्सीन और इंजेक्शन में फर्क होता है दोनों में, ठीक है ना। तो जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है? बायोलॉजिकल प्रिपेयर्ड होती हैं। कैसे होती है ये? बायोलॉजिकल प्रिपेयर, बायोलॉजिकल इनकी प्रिपरेशन करी जाती है, प्रिपरेशन की जाती है कि बायोलॉजिकली प्रिपरेशन किस लिए की जाती है? ताकि हमारी बॉडी को इम्यून कर सकें, मतलब शक्तिशाली बना सकें, कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर सकें हमें, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम को हमारे को स्ट्रॉन्ग करती है। जो वैक्सीनेशन होता है वो इम्यून सिस्टम को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। और ये हमारे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे होने वाली बीमारियां हैं जो, उनसे ये हमें बचाती हैं, इम्यून करती हैं, या फिर हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी बीमारियां होती हैं उनको रोकती हैं। इन कैसे काम करती है वैक्सीन? वैक्सीन के अंदर जो वैक्सीन होती है ये माइक्रोब से बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है ना। ये किससे बनती है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, ठीक है। इसमें ना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं, या फिर बड़े कमजोर होते हैं, वीकेंड, बिल्कुल वीकेंड होते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। तो जैसे ही वैक्सीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट करी जाती है, जैसे ही वो हमारी बॉडी में डाली जाती है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में ना एंटीबॉडीज आते हैं। जैसे अब बाहर से कोई आया तो एकदम से सतर्क हो जाते हैं। जब वैक्सीन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करी जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं कि हमारी बॉडी में कौन आया है, कौन है ये, अलग अलग है ना, तो हमारी बॉडी का नहीं है, ये कौन आया है, तो एकदम से बॉडी में क्या बनने लगते हैं?
एंटीबॉडीज बनने लगते हैं। क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज बनने लगते हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ये सतर्क हो जाते हैं एकदम से कि हमारी बॉडी में बाहर से कोई आया है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो इनको किल कर देते हैं, इनको मार देते हैं, ठीक है ना, इनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं वो, और वो फिर ना मेमोरी में रखते हैं, जो ये एंटीबॉडीज है ना, ये अपनी मेमोरी में रिटेन करके रखते हैं, ये बात बचा के रखते हैं। रिटेन मीन मेमोरी में रहना, याददाश्त वो बना के रखते हैं कि अगर आगे से भी कोई ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, जैसे ये जो वैक्सीन के थ्रू ये जो डाला गया था ना, तो ये आगे से याद रखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में आगे से भी कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो हम फिर से सतर्क हो जाएंगे। मतलब वो हमारे इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को, रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या करते हैं, ताकतवर, मतलब स्ट्रॉन्ग करते हैं, वैक्सीन जो होती है। और एडवर्ड जेनर ने जो ये मेनली ना वैक्सीनेशन जो वायरस से होती है ना, जो डिसीज, उनके लिए है, ठीक है। जैसे कि जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक, चेचक का जो टीका है वो किसने खोजा था, वैक्सीनेशन किसने करी थी उसकी, एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है ना। तो ये कब करी थी, ये करी थी 1728 में। कब करी थी, 1798 में, 1798 में स्मॉल पॉक्स का टीका किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने, क्लियर। 1798 में डिस्कवर किया था इसने। और जो पेनिसिलिन मैंने बताया, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, क्या है वो, ये एंटीबायोटिक है, वो किसने खोजी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इन 1929, क्लियर। वो कैसे बनाई गई थी, वो फंगी से बनाई गई थी। उसने देखा कि जो फंगी है ना, फंगी के काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। फंगी का जो होता है वो मोल्ड भी होता है, ठीक है, उसका यीस्ट भी एग्जाम्पल होता है, उसका मशरूम भी एग्जाम्पल होता है। तो जो ब्रेड पे जो मोल्ड आता है ना, ब्रेड के ऊपर जो फफूंद सा लगता है, ठीक है, उसने देखा कि ये जो फफूंद है, ये जो मोल्ड है, ये तो बैक्टीरिया को मार रहा है, ये तो इससे तो बैक्टीरिया किल हो रहे हैं, तो उसने उसी का यूज करके पेनिसिलिन बना दिया। समझ आ गया। तो वैक्सीन आपको क्लियर है, वैक्सीन के अंदर डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। जब वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाते हैं, एंटीबॉडीज, फिर वो सतर्क हो जाते हैं कि ये कौन आया है बाहर से नया, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये मार देते हैं, जो ये डेड और वीकेंड जो इंजेक्ट किए गए हैं बॉडी में अंदर, ठीक है, उनको वो मार देते हैं। और फिर आगे के लिए भी, लाइफ टाइम के लिए भी वो सतर्क रहते हैं कि अगर आगे से ऐसा कोई आया तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो वैक्सीन पूरी लाइफ के लिए काम करती है। समझ आ गया। एंटीबायोटिक और वैक्सीन में यही फर्क है, वैक्सीन पूरी लाइफ के लिए काम करती है, लेकिन एंटीबायोटिक एट अ पर्टिकुलर डिसीज, एट अ पर्टिकुलर टाइम के लिए काम करती है। कि जैसे अब हमें फीवर हो रहा है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो इंजेक्शन लगा देंगे, हमारा बुखार उतर जाएगा। पर ऐसा तो नहीं है कि हमें कभी जिंदगी में बुखार ही नहीं होगा, होगा ना। लेकिन अगर वैक्सीनेशन, जैसे आपने पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, वो भी वैक्सीन है, या तो वो किसी इंजेक्शन की फॉर्म में होती हैं या फिर लिक्विड की फॉर्म में जो पिलाई जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें पोलियो, हम जो गवर्नमेंट ने जो पोलियो पल्स जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बनाया है, तो उसके थ्रू पोलियो पिलाई जाती है। तो अगर पोलियो पीता है बच्चा तो उसको कभी पोलियो नहीं होता है, क्योंकि ये इसीलिए तो पिलाई जाती है ताकि इस मतलब वर्ल्ड में से पोलियो का इरेडिक्शन हो जाए, मतलब उन्मूलन हो जाए, खत्म हो जाए जो पोलियो नाम की बीमारी है। समझ आ गया आपको। अच्छा, अब कुछ टीके मैं आपको बता देती हूँ वैक्सीनेशन के। जैसे मैंने आपको अभी एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल बताए, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सब तो थे एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल। वैक्सीन के एग्जाम्पल जैसे स्मॉल पॉक्स का किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने, ये तो साइंटिस्ट का नाम है। अब इनके टीके की बात कर लेते हैं, क्या क्या है इनके टीके। जैसे कि डीपीटी का टीका होता है, 1.5 महीने के बच्चे को लगता है, 2.5 महीने के बच्चे को लगता है, 3.5 महीने के बच्चे को लगता है डीपीटी का टीका। डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस, टी फॉर टिटेनस। तो इन तीनों बीमारियों के लिए काम करता है। डिप्थीरिया के लिए डिप्थीरिया के लिए, पर्ट्यूसिस के लिए, पर्ट्यूसिस क्या होती है, ये होती है काली खांसी, पर्ट्यूसिस क्या होती है, काली खांसी। और टी फॉर टिटेनस, टिटेनस तो आपको पता ही है, ठीक है ना।
तो इन तीनों के लिए डीपीटी का टीका लगाता है, 1.5 महीने के बच्चे को, 2.5 महीने के बच्चे को, 3.5 महीने के बच्चे को। एक होता है हेपेटाइटिस बी का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका। हेपेटाइटिस बी का टीका किस बीमारी के काम आता है? जिस किसी को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है उसके लिए हेपेटाइटिस का टीका लगता है। समझ आ गया? मतलब पहले ही लग जाते हैं बर्थ में, ऐसा नहीं कि उनको जिनको प्रॉब्लम होती है सबको लगते हैं, ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे पोलियो, जो पोलियो की बीमारी है उसको पॉलीमाइलिटिस कहते हैं। पोलियो तो वैक्सीन का नाम है जो पिलाई जाती है, ठीक है ना। पोलियोमाइलिटिस तो बीमारी का नाम है, पोलियोमाइलिटिस बीमारी का नाम है जिसकी वजह से बॉडी पैरालाइज हो जाती है, वो पोलियोमाइलिटिस है। और पोलियोमाइलिटिस के लिए जो वैक्सीन लगती है वो होती है पोलियो। समझ आ गया ना? तो पोलियोमाइलिटिस के लिए कौन सी दवाई है आपके लिए? पोलियो। अब जो बीसीजी का टीका लगता है, बीसीजी का जो टीका लगता है वो किसके लिए लगता है? ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए। बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? ट्यूबरक्यूलोसिस। ये टीबी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूं टीबी। ठीक है ना, समझ आ गया आपको? ये तो हो गए आपके मेडिसिनल यूज। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और भी यूज है। वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। देखो, जो मैंने आपको कल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टाइप बताया था, एल्गे, याद है आपको? एल्गे मैंने एक टाइप बताया था, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे, वायरस। ये 5 टाइप मैंने बताए थे। तो फोर्थ टाइप जो था एल्गे। तो एक ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरित शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गे जो एक नील हरित शैवाल होता है वो क्या करता है? वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? फिर से रिमाइंड करो, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन जो होती है एनवायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होती है, लेकिन प्लांट इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? इसको या तो नाइट्रिक में कन्वर्ट करते हैं या फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, या तो नाइट्रिक में या फिर नाइट्रेट में, या तो NO2 में या फिर NO3 में। इसको डायरेक्टली नहीं लेते हैं प्लांट, या तो NO2 में कन्वर्ट करके लेते हैं या फिर NO3 में कन्वर्ट करके लेते हैं। अब इस कन्वर्जन को करता कौन है? अब इस कन्वर्जन को कौन करेगा? कोई ना कोई, या तो बैक्टीरिया करता है या फिर कोई एल्गे करता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ से यहाँ का जो कन्वर्जन है इसको करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समझ आ गया? तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की जब ये N2 को इन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो मिल जाता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? वो होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, जैसे मटर का पेड़ हो गया, जैसे कि आपका दाल हो गई, पल्सेस हो गई, उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, ये अगर कोई प्लांट है तो इसकी जो रूट्स होती हैं इनके अंदर नूडल्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं इनके अंदर। ये जो पेड़ होते हैं पीस का, पल्स का, इनके अंदर क्या होते हैं? नोड्यूल्स होते हैं। इनको नोड्यूल्स बोलते हैं, सर्कल सर्कल मैंने बनाए हैं। तो इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो इस कन्वर्जन को करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है। ये नाइट्रोजीनियस और भी नाइट्रोजन के कंपाउंड है उनमें कन्वर्ट करता है। तो इन प्लांट का इसके साथ जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है इन नोड्यूल्स के अंदर, कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम बैक्टीरिया इनके अंदर है। तो प्लांट तो इन्हें क्या देता है? शेल्टर देता है रहने के लिए। ये प्लांट तो इनको रहने के लिए शेल्टर दे रहा है जड़ों में, ठीक है ना। ये जड़ों में रह रहे हैं ना प्लांट की में, और ये क्या दे रहे हैं प्लांट को? ये प्लांट को दे रहे हैं सॉइल में फर्टिलिटी को इंक्रीज करके दे रहे हैं, उसको पोषक तत्व दे रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में ना सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या होता है? मतलब मैं तुझे ये दूंगा, तू मुझे ये दे, मतलब दोनों, मतलब वो उसको भी कुछ दे रहा है तो वो उसको कुछ दे रहा है, तो दोनों के बीच में लेन देन का संबंध होता है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसको तो
शेल्टर मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है। और जो आपका प्लांट है, प्लांट राइजोबियम के लिए क्या करता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके सॉइल की उपजाऊपन को, मिट्टी के उपजाऊपन को ज़्यादा करता है, इंक्रीज करता है, ताकि जो प्लांट होता है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो प्लांट को उससे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। समझ आ गया? तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हुआ, सिम्बायोटिक रिलेशन। अच्छा, नेक्स्ट है आपका जो फिफ्थ हेडिंग है आपकी, वो है आपकी क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, मैंने आपको कल की वीडियो में मेंशन किया था, लास्ट वीडियो में, कि ये ना डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं, डिटर्जेंट की तरह काम करते हैं। डिकम्पोजर मतलब डिटर्जेंट। जैसे ना आपने देखा होगा, कोई भी अगर डेड बॉडी आपने देखी हो या कुछ भी आपने गला सड़ा देखा हो, कहीं पे पड़ा हुआ हो, तो 1-2 दिन के बाद देखेंगे वो वहां से गायब हो जाता है ना। उस पे बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाते हैं, जीवाणु लग जाते हैं, और वो खत्म हो जाता है। तो ये ना एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। कुछ भी डेड है या फिर कुछ भी गला सड़ा कहीं पे अगर पड़ा हुआ है, तो ये उसको डिकम्पोज कर देते हैं। मेनली ये काम बैक्टीरिया और फंगी करते हैं। समझ आ गया? मेनली कौन करते हैं, बैक्टीरिया और फंगी, इसलिए ना डिकम्पोजर कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, ये ना और भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे हेडिंग क्या है आपकी, अदर बेनिफिशियल एक्टिविटीज। आपको क्लियर तो हो रहा है ना? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है, कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें यहाँ दिक्कत आ रही है या जो भी आपको लगे। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल साइंस मास्टर 0112। ओके, अदर बेनिफिशियल एक्टिविटीज। अच्छा, ये क्या क्या करता है, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हमारे लिए हेल्प करते हैं। ये ना जो टैनिंग ऑफ लेदर करते हैं, टैनिंग ऑफ लेदर, जो चमड़ा होता है ना उसकी टैनिंग करते हैं। चमड़ा किससे बनता है? चमड़ा बनता है पशुओं की खाल से, ठीक है। तो उसका जो सारा प्रोसेस होता है चमड़े बनाने तक का, उस बोन जो स्किन से लेकर, उनकी खाल से लेकर चमड़ा बनाने, लेदर बनाने तक का प्रोसेस जो होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। और क्या करते हैं ये प्लांट के अंदर भी फाइबर रेटिंग करते हैं। फाइबर रेटिंग का मतलब क्या होता है, ये प्लांट से फाइबर मिलते हैं ना हमें, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। तो उनकी मतलब रेटिंग करता है। जैसे सन का पेड़ जो होता है, उससे उससे निकलता है जो भी कुछ भी निकलता है। और नारियल से भी एक कोयर नाम की चीज़ निकलती है। नारियल के जो भूसी होती है ना, नारियल की भूसी, उससे कोयर जैसे जो मैट्रेसेस में यूज़ होती है, ठीक है, वो कोयर करके निकलती है। तो उसको मतलब एक प्रोसेस होता है फाइबर रेटिंग का, प्लांट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और भी आपका है, जैसे कि इससे फूड प्रोसेसिंग होती है, एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है, हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है, ये सब चीज़ें इसके अदर बेनिफिशियल एक्टिविटीज में। अच्छा, एक वर्ड और है आपका, ये तो होगी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये तो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमने अभी पढ़ा, हाउस होल्ड यूजेस पढ़ लिए, कमर्शियल यूजेस पढ़ लिए, मेडिसिनल यूजेस पढ़ लिए, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है ये भी पढ़ लिया, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं ये भी पढ़ लिया, और भी 2-4 जो फाइबर रेटिंग हो गया, और हमारा टैनिंग ऑफ लेदर, हार्मोन्स का प्रोडक्शन, एंजाइम्स का प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिए। ये तो थे इसके बेनिफिशियल, मतलब इसके बेनिफिट्स माइक्रो हमारे लिए। अब हम पढ़ते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो जाते हैं। कभी कभी ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो फूड पॉइजनिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फूड पॉइजनिंग। जो हमारा खाना होता है ना, खाने के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाए, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाए, जैसे ये फूड आपका रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाए, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को क्या कर देते हैं? स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं ये, ठीक है। फूड का टेस्ट चेंज हो जाता है। आपने देखा है ना, जब कहते हैं ये सब्जी तो खराब हो गई है, उसका टेस्ट अलग लगने लगता है, कभी कभी उसका कलर चेंज हो जाता है, कभी कभी उसमें से स्मेल भी आने लगती है, तो ये फूड खराब हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से हो जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ठीक है। तो ऐसे अगर फूड
मतलब खराब हो गया है और अगर उसको खा लिया जाए तो हमारे अंदर क्या हो जाती है, बॉडी में फूड पॉइजनिंग, क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि उस फूड के ऊपर जो बैक्टीरियाज है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ हो जाती है और वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं। अगर ऐसा फूड खा लिया जाएगा तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, उसकी वजह से वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है, और काफ़ी सारे मतलब हेडेक हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसकी वजह से हो सकती हैं, फूड पॉइजनिंग की वजह से। समझ आ गया आपको। और जैसे डायरिया हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, ठीक है। और ये बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये होता है फूड पॉइजनिंग? अगर खाने के ऊपर साल्मोनेला बैक्टीरिया अगर बैठ जाए, उसकी ग्रोथ हो जाए, साल्मोनेला बैक्टीरिया, फूड पॉइजनिंग किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया अगर खाने के ऊपर ग्रोथ कर जाए तो फूड पॉइजन हो जाता है, खराब हो जाता है, फूड स्पॉइल हो जाता है। या फिर फंगस होती है, ये तो बैक्टीरिया है, अगर फंगस, एक एस्परजिलस फंगस है, एस्परजिलस फंगस, इसकी वजह से भी फूड क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग्स पढ़ते हैं। हमारा है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ये बीमारी भी फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या फैलाते हैं, बीमारी। अब देखते हैं कौन कौन से क्या क्या फैलाते हैं। आपने बड़ा नाम सुना होगा, डेंगू, डेंगू का नाम सुना है ना आपने, बीमारी का। मलेरिया सुना है आपने, है ना। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। डिसीज कॉजिंग माइक्रो, बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मलेरिया हो गया, वो आपका डेंगू हो गया। डेंगू किससे फैलता है, डेंगू फैलता है एडीज मच्छर से, ये मॉस्किटो होता है एडीज, समझ आ गया। और जो आपका मलेरिया होता है ये किससे फैलता है, मलेरिया फैलता है आपका एनाफिलीज मच्छर से। किससे फैलता है, एनाफिलीज मच्छर से। ये फीमेल मॉस्किटो होते हैं। कौन से मेल मॉस्किटो होते हैं, फीमेल मॉस्किटो होते हैं, जिनकी वजह से बीमारी फैलती है। जैसे डेंगू और मलेरिया, ये तो डिसीज है, ये तो बीमारियां हैं, और किनकी वजह से फैल रही हैं, ये इन मच्छरों की वजह से फैल रही है, इन मॉस्किटोज की वजह से फैल रही हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर डिसीज फैलाते हैं उनको बोला जाता है पैथोजेंस। क्या बोला जाता है, पैथोजेंस। समझ आ गया। और एक होते हैं कैरियर, या फिर उनको वेक्टर भी बोला जाता है। कैरियर बोलो या फिर वेक्टर बोलो। वो क्या करते हैं, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब जिसको कोई बीमारी है, जैसे इसको फ्लू हो रहा है, इसको कोल्ड हो रहा है, ठीक है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है। और ये है हमारा हेल्दी पर्सन, ये है हेल्दी पर्सन, ये ठीक है बिल्कुल, इसको कोई बीमारी नहीं है। तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो बीमारी का ट्रांसफर किया है, डिसीज का जो ट्रांसफर किया है, वो जो करते हैं, ठीक है, वो करते हैं कैरियर या फिर वेक्टर, मतलब वाहक, रोग वाहक। एक जगह से दूसरी जगह जो बीमारी को ट्रांसफर करते हैं वो होते हैं रोग वाहक। समझ आ गया। अच्छा, क्या होता है कि जैसे आपने, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको कोल्ड हो रहा है, आप एकदम से स्नीज करते हैं, छींक मारते हैं, छींक मारने को क्या कहते हैं, स्नीजिंग कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ना उस थोड़ा सा मॉइस्चर, लिक्विड सी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, छींक के साथ साथ क्या निकलती है, लिक्विड थोड़ी बूंदें निकलती हैं पानी पानी के, तो उनमें ना वायरस होता है, ठीक है। जो वायरस, क्योंकि वायरस की वजह से ही होता है ना कोल्ड हमें, फ्लू हमें, तो उसमें वायरस होता है, ठीक है। तो वो किसी दूसरे जो हेल्दी पर्सन है उस तक वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, और फिर वो उसको भी बीमार कर देता है, ठीक है। अच्छा, और भी जैसे ये तो हो, ये तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है, ये तो है ह्यूमन बीइंग्स, ये तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है। और उनमें भी मैंने बताया था प्लांट्स में भी होते हैं, वायरस की वजह से भी, बैक्टीरिया की वजह से भी, और ह्यूमन बीइंग्स में भी होते हैं, माउथ, फुट, जो उनके पैरों में हो जाता है रोग, कैटल्स के मेनली, है ना। तो ये सब। अच्छा, ये तो हो गया डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक होता है हमारा क्यूलेक्स। क्यूलेक्स एक मॉस्किटो होता है, वो फ्लैरियसिस, ये एक बीमारी होती है, फ्लैरियसिस। फ्लैरियसिस ये किस मच्छर से होती है, क्यूलेक्स मच्छर से। किससे होती है, क्यूलेक्स मच्छर से, ठीक है। और आपका जो हाउस फ्लाई होती है, जो मक्खी होती है,
जो आपकी मक्खी होती है ये क्या करती है, ये फैलाती है, जैसे टाइफाइड हो गया, ये क्या होती है खाने के ऊपर बैठ जाती है, ठीक है, टाइफाइड हो गया ये, ठीक है। और कोलेरा, कोलेरा होता है हैजा, ये सब चीजें ये फैलाती है हाउस फ्लाई, जो घर में जो मक्खी घूमती रहती है ना, उस गंदगी में बैठ के आई, फिर खाने पे बैठ गई, तो इन सब चीजों से क्या हो जाता है, ये बीमारी फैला देती हैं। एक होती है सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई, ये क्या करती है, ये काला जार नाम का रोग होता है उसको फैलाती है, काला जार, काला जार नाम का रोग होता है उसको कौन फैलाती है, सैंड फ्लाई। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। सैंड फ्लाई क्या करती है, काला जार, ठीक है, ये बीमारी है काला जार, और ये क्या है, सैंड फ्लाई क्या है, इसकी पैथोजन, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ी लाइट की वजह से बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है, वीडियो क्वालिटी डिफर हो गई होगी। अच्छा, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है और एक हेल्दी पर्सन है, उससे या तो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए, ठीक है, या तो जैसे रिंगवॉर्म होता है, दाद होता है, ठीक है ना, अगर ऐसे हो जाए तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को भी हो जाएगा, या फिर जो खाना हम खा रहे हैं, ठीक है, उस खाने में अगर मतलब एयर की वजह से, वाटर की वजह से, या किसी की भी वजह से, फूड की वजह से, एयर की वजह से, वाटर की वजह से कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो वो हमें मतलब हेल्दी पर्सन को उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे वाटर में अगर मॉस्क्यूटोज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मॉस्क्यूटोज वाटर के अंदर हो गए हैं, ठीक है, तो वो मॉस्क्यूटो क्या फैलाते हैं, फिर मलेरिया फैला देते हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीजेज जो होती हैं वो ऐसे ही फैलती हैं, या तो एयर के थ्रू फैलती हैं या वाटर के थ्रू फैलती हैं, ठीक है, तो ऐसे कम्युनिकेबल डिसीज फैलती हैं। क्लियर। और पैथोजन मैंने बताया आपको, पैथोजन क्या होते हैं, जो डिसीज फैलाते हैं हमारी बॉडी में, उनको पैथोजन कहते हैं। और कैरियर क्या होते हैं, जो बीमारी को एक हेल्दी पर्सन से और इन्फेक्टेड पर्सन से, सॉरी, हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर करते हैं, मतलब पैथोजन को ट्रांसफर करते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन के तो पैथोजन होंगे ना, जिन्होंने उसकी बॉडी में बीमारी फैलाई है, तो मेनली क्या होता है, वेक्टर्स या कैरियर किन्हें कहते हैं, जो पैथोजन्स को इन्फेक्टेड टू हेल्दी ट्रांसफर करते हैं। समझ आ गया। और अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज किया अभी, कम्युनिकेबल डिसीजेज। पानी वगैरह अगर ऐसा मतलब पानी अगर ठीक नहीं है तो उस पानी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, हैजा, हैजा फैलता है, कोलेरा होता है, ठीक है ना। अच्छा, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, कम्युनिकेबल डिसीजेज वो होती हैं जो किसकी वजह से फैलती हैं, एयर की वजह से, वाटर की वजह से, ये होती हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज, एयर की वजह से, वाटर की वजह से, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेज। और ये हेल्दी पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में या तो एयर की वजह से फैलेंगी, या वाटर की वजह से फैलेंगी, या फिर फूड की वजह से फैलेंगी, या फिर फिजिकल कांटेक्ट की वजह से फैलेंगी, मतलब टच होगा अगर कोई उससे तो उसकी वजह से फैलेंगी। तो ये होती है आपकी कम्युनिकेबल। ऐसे कभी कभी ना स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, ये होती है कम्युनिकेबल डिसीज जो इनकी वजह से फैलती है, या तो एयर के थ्रू फैलती है, वाटर के थ्रू, या फिर फिजिकल कांटेक्ट हो जाता है, या फिर फूड की वजह से फैलती हैं, उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे कोलेरा हो गया, कोलेरा मतलब हैजा होता है, ठीक है, कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम हो जाता है जो, ठीक है, जैसे फ्लू हो गया, ठीक है, क्या होता है, जैसे फ्लू हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, चिकन पॉक्स, छोटी माता जिसे बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, टीबी जो हो गया। जैसे अगर किसी ने ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, खांसी होती है ना, तो जैसे अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको हो रही है खांसी, वो खांसेगा तो उसके जो वो होंगे पैथोजेंस जो होंगे, जिन्होंने उसको टीबी किया हुआ है, वो खांसी करेगा तो एयर के अंदर वो स्प्रेड हो जाएंगे, और कोई दूसरा बंदा वहां बैठा होगा हेल्दी वाला, तो उसके अंदर वो पैथोजेंस एंटर कर जाएंगे, तो हो गई ना एयर की वजह से। समझ आ गया, क्लियर। अच्छा, अगर फिजिकल कांटेक्ट है, जैसे कि किसी को ना रिंगवॉर्म हो रखा है, किसी को दाग हो रखा है अगर, ठीक है, अगर ये किसी को हो रखा है और एक हेल्दी पर्सन से टच हो गया, उसको भी रिंगवॉर्म हो जाएगा, या इसको चिकन पॉक्स हो रखी है, चिकन पॉक्स में भी टच हो गया तो भी उसको
बीमारी हो जाएगी वही वाली। तो या तो टच हो जाए, या एयर की वजह से, या वाटर की वजह से, या फूड की वजह से। फूड अगर खराब हो गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठ गए हैं उसके ऊपर, तो भी हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, इनकी रोकथाम कैसे करी जाएगी? प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। कम्युनिकेबल जो डिसीजेज होती हैं उनकी रोकथाम कैसे करें? सबसे पहले तो अगर आपको छींक आ रही है, आपको कोल्ड हो रखा है, ठीक है, और आपको छींक आ रही है, तो आपको क्या करना है? आपको मतलब हैंकी रखना है अपनी नोज के ऊपर, ठीक है। एक दूसरा कि अगर बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज है, ठीक है ना, तो नेट लगाइए, है ना, नेट लगाइए, या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट्स क्रीम आती है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, जो मॉस्किटोज को भगाती हैं, वो क्रीम आती है ऐसी, तो उनको अपनी बॉडी पे लगाइए ताकि मॉस्किटो भाग जाए। समझ आ गया? और जैसे पानी को इकट्ठा मत होने दो, क्योंकि पानी अगर इकट्ठा हो जाता है, जैसे कूलर्स में हो जाता है, टायर्स में हो जाता है, अगर पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसमें मॉस्किटो ब्रीड करने लगते हैं, ब्रीडिंग मतलब उनका प्रेजनेंस स्टार्ट हो जाता है, मतलब मल्टीपल होने लगते हैं, एक मच्छर से बहुत सारे मच्छर बनने लगते हैं, ब्रीडिंग होने लगती है मॉस्किटोज की, तो वहाँ पे बीमारी फैलने का खतरा हो जाता है। और मतलब हमेशा आपको फूड जो है वो कवर करके रखना है, ठीक है ना, फूड को हमेशा कवर करके रखना ताकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाए, नहीं कर पाए, ठीक है। कभी भी अनकवर्ड फूड आइटम है, बिना ढका हुआ खाना है, उसको कंज्यूम मत करो, उसे मत खाओ। समझ आ गया? हमेशा क्लीन और सेफ वाटर पियो। अगर पानी सेफ नहीं है, क्लीन नहीं है, तो उससे कॉलेरा होगा, हैजा हो जाएगा उससे आपको, ठीक है। जैसे उसकी वजह से फिर डायरिया, जो दस्त होते हैं, ठीक है, वॉमिटिंग, ये सब बीमारियां होने लगती। तो हमेशा क्लीन एंड सेफ वाटर यूज करो। और एक वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे लो। जब जिस वैक्सीनेशन का टाइम है, 1 महीने पे है, 1.5 महीने पे है, 2.5 महीने पे है, जितना भी उसका टाइमिंग फिक्स किया हुआ है, उस टाइम पे वैक्सीनेशन लेनी है। समझ आया? तो ये तो हो गई कम्युनिकेबल डिसीज। अच्छा, कुछ डिसीजेस पढ़ते हैं हम, जैसे कुछ तो होती है बैक्टीरिया से। पहले हम ह्यूमन बीइंग के अंदर पढ़ते हैं, ये तो होती है ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर होती है कुछ बीमारियां, जैसे टाइफाइड हो गया। क्या हुआ? टाइफाइड हो गया, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, ठीक है, और कॉलेरा हो गया जैसे, ठीक है। ये होती है बैक्टीरिया से। ये किससे होती हैं? बैक्टीरिया से। जितनी भी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, आपके सामने सबकी 10-10, 20-20 सेकंड्स की वीडियो डालूंगी मैं, उन्हें देख लीजिए कि बैक्टीरिया का पूरा एक, जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो वो क्या है, वो उनके एग्जाम्पल क्या हैं, वो कौन सी डिसीज करते हैं, सब कुछ एक वीडियो उसकी आएगी। फिर बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं, उन सब की वीडियो, वायरस से कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से, इन सब की आपके सामने वीडियोस आएंगी 10-10, 20-20 सेकेंड्स की। आप उन्हें देख लीजिए और लर्न कर लीजिए। कुछ मैं यहाँ बता देती हूँ। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा। ट्यूबरक्लोसिस को टीबी भी कहते हैं, कॉलेरा मतलब हैजा होता है, टाइफाइड आपको पता ही है, इसको मोतीचीरा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है बैक्टीरिया से, ठीक है ना। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से, ठीक है। और जो ये होती है दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट वगैरह होती हैं, ये किससे होती हैं? हाँ जी, ये किससे होती हैं आपकी? मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से हो गया, और दाद, खाज, खुजली जितनी भी होती है फंगस से होती हैं, एथलीट फुट वगैरह, दाद हो गया, रिंगवॉर्म, ठीक है, रिंगवॉर्म हो गया आपका, ईचिंग हो गई, ठीक है, और आपका क्या हुआ? एथलीट फुट हो गया, ये होती हैं फंगस से होती हैं। कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, ये किससे होती है? ये समझ आ गया? बैक्टीरिया से टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। फंगस किससे होता है? फंगस से कौन सी बीमारी होती है? रिंगवॉर्म, ईचिंग, खुजली जो होती है, एथलीट फुट जो होता है, ये होता है फंगस से। अच्छा, और क्या बता रही थी मैं आपको? हाँ जी, क्या बता रही थी मैं? और हाँ, वायरस से होता है, जैसे कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, या फिर इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गई, ठीक है। ये सब बीमारियां किससे होती हैं? वायरसेस से। किससे होती हैं ये सारी बीमारियां?
वायरसेस से। पोलियो भी वायरस से होती है, हेपेटाइटिस बी भी वायरस से होती है। पोलियो हो गई, ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो गई, ये सब वायरस से होती हैं। तो आपको ये बीमारियों के नाम और ये किससे होती हैं, जैसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये बीमारी किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से, तो इनको एक बार आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ना पशुओं में भी रोग होता है, जैसे ह्यूमंस का मैंने बताया ना अभी, ऐसे कैटल्स में, पशुओं में भी रोग होता है, ठीक है। जैसे उनके अंदर होता है आपका एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो होता है, एंथ्रेक्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से। बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होता है, ये बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होता है। और ये जो किसने इसका टीका खोज किया था, जो बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से है ना, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। सबसे पहले तो किसकी वजह से होता है, ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, और ये पशुओं में होता है, कैटल में। एंथ्रेक्स ये तो बीमारी का नाम है, होती किस वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और होती किनके अंदर है, कैटल। कैटल मतलब पशुओं के अंदर होती है, ठीक है। और होती कौन से बैक्टीरिया से है, बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से, बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से। इसका जो टीका वो किसने खोजा, रॉबर्ट कोच ने। किसने खोजा था इसका जो इसको किसने खोजा था, सॉरी, बैसिलस एंथ्रेसिस को किसने खोजा था, 1876 में रॉबर्ट कोच ने इस बैक्टीरिया की खोज की थी, बैसिलस एंथ्रेसिस की। समझ आ गया, इसको किसने खोजा था, रॉबर्ट कोच ने 1876 में, ठीक है ना। फुट और माउथ डिसीज होती है पशुओं के अंदर, फुट एंड माउथ डिसीज, फुट एंड माउथ डिसीज। उनके मुंह में, उनके पैरों में एक रोग होता है, वो होता है वायरस की वजह से। किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। होता किसमें, कैटल्स में, कैटल में ही होता है, पशुओं में ही होता है, ठीक है। एक उनके अंदर पशुओं में स्वाइन फ्लू होता है, ये भी वायरस की वजह से होता है। क्या, स्वाइन फ्लू, नाम से पता चल रहा है, स्वाइन मतलब पिग्स में होता है, सुअर जो होते हैं उनके अंदर होता है। ये क्या होता है, स्वाइन फ्लू। एक होता है बर्ड फ्लू। जितने भी फ्लू है ना, ये सारे वायरस से ही होते हैं, ये वायरस से होता है। और किस में होता है, बर्ड्स, नाम से ही पता चल रहा है, बर्ड फ्लू है तो बर्ड से ही होगा, बर्ड्स में ही होगा। समझ आ गया। तो ये तो कुछ ऐसी बीमारियां थी जो किससे हुई थी, ये हुई थी आपकी पशुओं में हुई थी, बैक्टीरिया से, वायरस से। अब कुछ प्लांट्स में भी होती हैं। प्लांट्स में क्या क्या होती है, साइट्रस कैंकर होता है, साइट्रस कैंकर। साइट्रस नाम से ही पता चल रहा है, साइट्रस का मतलब खट्टा होता है, तो खट्टा मतलब नींबू, तो नींबू के पेड़ में होता है ये रोग, साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर ये नींबू के पेड़ में होता है, और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है साइट्रस कैंकर, ठीक है। एक गेहूं के पेड़ में भी होता है, गेहूं के पेड़ में जंग लगने लगता है, रस्ट ऑफ वीट, रस्ट ऑफ वीट, ये होता है फंगी की वजह से। किसकी वजह से होता है, फंगी की वजह से। एक भिंडी में भी होता है, येलो वेन ऑफ मोजेक, मोजेक ऑफ भिंडी। भिंडी को ओकरा भी बोलते हैं, भिंडी को क्या बोलते हैं, ओकरा। तो जो उसमें होते हैं ना, भिंडी के जो पत्ते होते हैं, पत्तों में जो वेन होते हैं ना, जैसे अगर ये पत्ता है, मुझे थोड़ा ऐसे ही बना रहा हूँ ना, रफली सा, ठीक है। ये जो पत्ते में से लाइंस बनी होती है ऐसे वाली, तो इनको वेन बोलते हैं। तो वो येलो येलो होने लगते हैं, वेन जो होते हैं। तो ये होता है किसके अंदर, भिंडी के अंदर होता है। किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। समझ आ गया। साइट्रस कैंकर नींबू में होता है, बैक्टीरिया की वजह से। वीट, रस्ट ऑफ वीट गेहूं के पेड़ में लगता है, फंगी की वजह से। और येलो वेन ऑफ मोजेक ऑफ भिंडी, भिंडी के अंदर उनके वेन जो होते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं, वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। क्लियर है, आपको समझ आ गया है। आई होप आपको सारा कुछ समझ आया होगा जो मैंने आपको समझाया है। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको मेरे चैप्टर्स, मेरे लेक्चर्स
मेरी क्लासेस, मेरी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो मेरे